आज हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी हमारे बीच में मौजूद है और वो अभी अपने संबोधन से आपको सारी चर्चा में बताएंगी। अलका लांबा जी। आप सभी पत्रकार साथियों का नमस्कार। मैं आज की प्रेस वार्ता शुरू करूं उससे पहले हम एक पोस्टर जारी करेंगे। पोस्टर देखो, आप ये बना नारी न्याय वाला, ये नहीं, ये उठाइए। मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगी, जूम करके ये पोस्टर क्या है, किनकी तस्वीरें हैं, क्या उनके नीचे लिखा हुआ है। आपसे निवेदन है इसे जरूर हरियाणा की उन पीड़ित बेटियों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें यह विश्वास रहे कि न्याय के हक की इस लड़ाई में न्याय का हक मिलने तक भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। धन्यवाद। आज मेरे 3 दिवसीय दौरे के तहत चंडीगढ़ कांग्रेस महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक नारी न्याय सम्मेलन सफलतापूर्ण हुए। कल मैं पंजाब महिला कांग्रेस की हम लोगों ने कार्यकारिणी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली और हम लोगों ने नारी न्याय सम्मेलन किया। बेहद ही कामयाब सम्मेलन कल पंजाब कांग्रेस भवन में रहा। आज हरियाणा प्रदेश महिला अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी मेरे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा का ये मेरा पहला दौरा है और आज हमारी अभी प्रेस वार्ता के बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। हमारी सारी जिला अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी आ चुकी है और हम आज यहाँ पर बैठकर 2-3-4 घंटे जो भी समय लगेगा महिला कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर जो है वो हमारा पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद प्रदेश कार्यालय में ही हमारा नारी न्याय महिलाओं का सम्मेलन भी होगा और आगे का रास्ता ये है कि हम हरियाणा के हर जिले में नारी न्याय सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। ये नारा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, पहले यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, दक्षिण से उत्तर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफल एक यात्रा रही। उसके लिए हम तहे दिल से लोगों का धन्यवाद करते हैं। वो यात्रा हरियाणा से भी गुजरी। हरियाणा की जनता ने इतनी ताकत दी, जो सवाल कर रहे थे कि क्या ये यात्रा अपना सफर में कामयाब हो पाएगी, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराने का जो हमारा संकल्प था उसे पूरा कर पाएगी। और मैं हरियाणा की जनता का आज धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो जो ताकत उनसे मिली उसका ये फल हुआ कि हम कामयाब हुए और हमने कश्मीर तक यात्रा को जो है सफल किया लोगों ने। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जी पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये यात्राएं कब तक? जवाब था न्याय का हक मिलने तक। अन्याय किसके साथ हो रहा है? फिर सवाल ये उठा। फिर 5 मुद्दों पर राहुल जी ने कहा, पहला युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। इन 5 लोगों के साथ जो देश की तानाशाह सरकार अन्याय कर रही है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। आज ही अखबारों में मैंने पढ़ा 14 फरवरी को देश का अन्नदाता किसान हरियाणा से राजधानी दिल्ली वापस कूच कर रहा है। आज सारी अखबारों में है। युवा न्याय के तहत 1.5 लाख युवा जो मां भारती की सेवा के लिए सेना में जाना चाहता था, जिसकी पूरी भर्ती, फिजिकल, मानसिक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ भर्ती का इंतजार था, वो सभी युवा अन्याय का जो है सामना कर रहे हैं। उनकी भर्तियां रद्द कर दी गई, सेना को ठेके की नौकरियों पर 4 साल की छोड़ दिया गया और नौजवानों से, शहीदों से शहीद का दर्जा, कफन में तिरंगे का सम्मान, हर कुछ उनसे छीना गया, जिसको लेकर और बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर पर खड़ा हुआ है। किसान हो, श्रमिक हो, मैं नारी न्याय के मुद्दे पर वापस लौटती हूं।
आज फिर अखबारों में है कि घोषणा हुई है कन्या भ्रूण हत्या अगर कोई कर रहा है उसकी जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। ये खबरें सिर्फ हरियाणा में देखने को मिल रही है। लोगों को 1-1 लाख रुपए का कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने पर है, लेकिन लिंग जांच कहां हो रहे हैं, किन स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहे हैं, किन निजी अस्पतालों में हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई कब होगी? अगर लिंग जांच ही नहीं हो तो जांच के बाद की जो हत्या है वो हो ही नहीं सकती है। लेकिन आपको लिंग जांच रोकने पर आप विफल हो गए हैं। साथ गांठ है आपकी निजी स्वास्थ्य केंद्रों से, जहां पर ये लिंग की जांच हो रही है और पता लग रहा है हत्या तो दूसरा कदम है। आप दूसरे कदम पर कार्रवाई के लिए कह रहे हैं 1 लाख रुपए का इनाम, पर पहले पे ही आप अगर कार्रवाई कर देते तो आज 60% कन्या भ्रूण हत्या के मामले केवल हरियाणा से आ रहे हैं, केवल हरियाणा से। अपराध के मामले में कहें पूरे देश में हरियाणा की हमारी बेटी साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर सर पटक पटक कर आई हो, कोई सुनवाई नहीं। बेटी बचाओ के नारे देने वाले प्रधानमंत्री जी मेडल जब साक्षी मलिक ने जीता आपने उसको आमंत्रित किया, लेकिन आज जब उस बेटी के गले में मेडल के साथ आंसू हैं, मिलने का समय मांग रही है, अभी तक आज तक मिलने का समय नहीं है आपके पास। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के नेता बताते हैं प्रधानमंत्री जी इसलिए खामोश हैं लोकसभा के चुनाव आ गए हैं। साक्षी मलिक जिस राज्य में है वहां तो 10 ही सांसद भाजपा के, लेकिन ब्रजभूषण शरण जिस राज्य से है वो उत्तर प्रदेश है, वहां 80 सांसद है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई की तो उनका ही मानना है उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने वाले चुनावों में नुकसान होगा। वो 10 सीटों का हरियाणा में नुकसान सहन कर सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश की चोट उन्हें भारी पड़ेगी। इसलिए वो ब्रजभूषण शरण एक अपराधी गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से दबाव में थी, गृह मंत्रालय अमित शाह जी का दबाव था, बेटियां न्याय मांग रही थी पर एफआईआर नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जब फटकार लगाई और ये कहा कि आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन राहुल गांधी जी का नारी न्याय का हक मिलने तक ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी, कार्रवाई कब होगी, बेटियों को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल बेटी बचाओ का नारा देने वाले से पूरे हरियाणा को पूछना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी पर किसी ने जब कुछ कहा तो उन्होंने बोला पूरे जाटों का अपमान है। उपराष्ट्रपति जी अपनी जाति बताने लग गए और पूरे जाट समुदाय का अपमान बताने लग गए। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की इज्जत का सम्मान के साथ हुए घृणित अपराध में ब्रजभूषण शरण को बचाना क्या उस जाट समाज का अपमान नहीं है, उनकी बेटियों का अपमान नहीं है? उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, देश आपसे, हरियाणा आपसे जानना चाहता है, आप चुप क्यों हैं? मंत्री हैं संदीप सिंह सैनी जी, मंत्री हैं संदीप सिंह सैनी, हरियाणा में मंत्री हैं, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं उन पे, लेकिन आज भी भाजपा के सम्मानित सदस्य, विधायक और मंत्री के पद पर सुशोभित हैं। हरियाणा की पुलिस भी दिल्ली की पुलिस की तरह हिम्मत नहीं दिखा पा रही, क्योंकि पूरा सत्ता का उन पर दबाव है। एक नहीं है, यूपी में ब्रजभूषण सांसद को बचाया गया तो यूपी में ही कुलदीप सिंह सेंगर विधायक को भी बचाया गया, यूपी में ही राम दुलारे गौर भाजपा के विधायक को, दोनों पर नाबालिग बेटियों के बलात्कार के गंभीर आरोप रहे, 10 साल मामला
कोर्ट में चला और आज कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक उत्तर प्रदेश हो या राम दुलारे गौड़, हम कोर्ट को सलाम करते हैं, न्याय की अंतिम उम्मीद को जिंदा रखा और दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, दोनों जेल में हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा की सरकार की तरह जिस तरह से वो एक और हत्या और बलात्कार के आरोपी को बार बार पैरोल पर छोड़ती है, बार बार पैरोल मिलती है एक बलात्कार और हत्या के आरोपी को, और आप सोच सकते हैं जब ये बलात्कारी हत्या के दोषी उम्र कैद काट रहे, जब बाहर सलाखों के आते हैं, तो उस पीड़ित परिवार उन बेटियों पर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी, रात को सो भी नहीं पाती, डर और खौफ में रहती हैं, क्योंकि सरकार ये संदेश बार बार देती है कि वो बेटियों के साथ नहीं, अपराधियों को बेल बार बार पैरोल दे देकर उनके साथ खड़ी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने यह संकल्प लिया है कि हम इस आधी आबादी की सुरक्षा हो, इनकी भागीदारी, न्याय की बात भी राहुल जी ने की है, उसको लेकर लड़ेंगे। 33% महिला आरक्षण कानून पास हुआ, लगा कि देश का 24 का लोकसभा और विधानसभा 33% आरक्षण के तहत होगा, लेकिन जुमला धोखा हुआ, कानून बन गया, कानून का लाभ नहीं मिल रहा। आरक्षण पे चुनाव ना लोकसभा का हो रहा है ना विधानसभा का। कांग्रेस का यह कहना है कि 24 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही हरियाणा वो पहला राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 24 में केंद्र में कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही हरियाणा पहला राज्य होगा जहां पर 33% आरक्षण के तहत विधानसभा चुनाव कराएंगे। वो पहले राज्यों में शामिल हो जाएगा और ये 5-10 साल बाद नहीं, ये 24 में ही होगा, इन्हीं हरियाणा के चुनाव में होगा। कांग्रेस को बहुमत मिलते ही, सरकार बनाते ही, ये हमारा संकल्प है। मामला अभी मैं सुधा जी से बात कर रही थी, कन्या भ्रूण हत्याएं हो लगातार बढ़ रही हैं, सरकार उस पे मौन है, झूठे फर्जी आंकड़े पेश करके अपनी पीठ को थपथपा रही है। लेकिन पानीपत का गैंग रेप, पानीपत के गैंग रेप होता है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बहन महिला अध्यक्ष पीड़ित परिवार तक पहुंचने में कामयाब हुई, पीड़िता और उसके परिवार को मिली। लेकिन हम मांग करते हैं कि इस गैंग रेप के अपराधियों को बचाने का काम भाजपा की सरकार हरियाणा या दिल्ली की ना करे तो बेहतर होगा। फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर 3 महीने के अंदर एक एक बलात्कारी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाए, उससे उनकी नीयत साफ दिखेगी कि वो सच में एक बार फिर अपराधियों के साथ खड़े हैं या बेटियों के साथ खड़े हैं। और बेटियों की इस न्याय की लड़ाई में 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर हम बलात्कार गैंग रेप के दोषियों को फांसी की मांग करते हैं और हम देखना चाहते हैं ये होता है या नहीं होता है। पोस्टर जो मैंने आपको दिखाया है, केंद्र में ये जितने अपराधी हैं, ये आम अपराधी नहीं है, ये भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मंत्री हैं। और केंद्र में कौन है? केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके साथ जो शख्स खड़ा है, या यहां पर महिला बाल विकास मंत्री के साथ जो शख्स खड़ा है, कौन है ये? प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में BHU में पढ़ने वाली IIT की छात्रा के सामूहिक बलात्कारी है ये, जो प्रधानमंत्री जी के साथ है, निजी वार्ता कर रहा है और जो देश की महिला बाल विकास मंत्री के साथ है। BHU की बेटी के साथ प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार होता है और फिर बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा के IT सेल से जुड़े हुए ये 2 लोग हैं जिनकी तस्वीरें हैं। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई सामूहिक बलात्कार करने के 3 महीने बाद भी। पूछा कहां थे, क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस ने हरियाणा पुलिस की तरह, दिल्ली पुलिस की तरह दबाव में आते हुए कार्रवाई नहीं की? बोला ये मध्य प्रदेश में
चुनावों में भाजपा की लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वो वहां व्यस्त थे, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। लाडली बहना का प्रचार आईटी के ये लोग सोशल मीडिया पे कर रहे थे इसलिए। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, सत्ता सरकार बन गई, ये लोग वापस लौटे। आंदोलन बीएचयू का मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया, सिर्फ सोशल मीडिया में वो बेटी लड़ती रही और इनकी गिरफ्तारी हुई। अब वो जेल में है, पर ये दावा करते हैं इनका परिवार अपराधियों का कि आप इनका बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नेता ब्रजभूषण शरण है, इनके नेता संदीप सिंह है। जब उन पे आंच नहीं आई तो इन पे आंच कैसे आएगी? वो बचाएंगे इन्हें, उन्हें प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं, ब्रजभूषण शरण संदीप सिंह को, और इन्हें बचाने का काम ये करेंगे। ये चेन चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर अभी 1 महीना भी नहीं हुई आई है, और इस पिछले कुछ दिनों में मैं देश के 15 से 18 राज्यों का दौरा कर चुकी हूं। मात्र 22 दिनों में, 25 दिनों में 16 राज्य, मणिपुर से होते हुए अरुणाचल, ईटानगर, गुवाहाटी, असम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड करते हुए मुंबई, महाराष्ट्र से होते हुए चंडीगढ़, पंजाब से होते हुए आज मैं हरियाणा में हूं। हम बैठने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मुझ पे भी एफआईआर हुई कि मैं कुलदीप सिंह सेंगर, नाबालिग बेटी के बलात्कारी के ऊपर बोली क्यों हूं। मुझ पे एफआईआर है। 14 तारीख को जा रही हूं, यहीं से चंडीगढ़ से सीधा लखनऊ उतर रही हूं। दम हो तो हाथ लगाइएगा। ये लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस इस आदि आबादी के हक, अधिकार, इनके आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण, इनकी भागीदारी को लेकर पूरी तरह से अब सड़कों पर उतरेगी। और मैं मीडिया का हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, बेटी बेशक हरियाणा की हैं, लेकिन ये बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। ये हरियाणा की बेटी एक राज्य की बेटी हो सकती है, पर इन बेटियों ने, अभी विनेश फोगाट ने भी, प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया, जयपुर में फिर स्वर्ण पदक जीता है। जो हमारी बेटियां विश्व में बड़ों को पटकनियां दे रही थी, हमें गौरवान्वित महसूस करा रही थी, तिरंगा लहरा रहा था, आज वो बेटियां यहां पर आंसुओं में हैं। और न्याय की कोई उम्मीद दूर था। सर कोई कह रहा है हमने लिखा, हमने बोला, हमने किया, पर सत्ता को, इस घमंडी सत्ता को, इस तानाशाह सत्ता को हम अब तक झुकाने में कामयाब नहीं हुए। पर इसका यह मतलब नहीं है हम कामयाब नहीं होंगे। किसान अन्नदाताओं के सामने ये तानाशाह सत्ता घुटनों पर आई। बेशक 1 साल आंदोलन चला और 700 किसान शहीद हुए, लेकिन हमने झुकाया। हम झुकाएंगे। देश के युवा न्याय के तहत सेना के ठेके की अग्निपथ भर्ती योजनाओं को रद्द करके पक्की भर्तियों की बहाली के लिए हम इस सरकार को घुटनों पर जवान के सामने भी लाएंगे। हम इस सरकार को देश की आधी आबादी बेटियों के सामने घुटनों पर लाएंगे, और ये अपराधी जेल जाएंगे, लाजिम है, हम भी देखेंगे। तो आज का मेरा पूरा जो है मकसद यही था कि हरियाणा की 10 साल पूरा करने वाली केंद्र और भाजपा की सरकार को चेतावनी देकर जा रही हूं। खट्टर जी मुख्यमंत्री हो 10 साल से, आज जो हालात हैं, महिला कांग्रेस की पूरी इस आंदोलन की धुरी और केंद्र देश में हरियाणा होने जा रहा है। जो कुछ अब हरियाणा में होगा वो देश की आधी आबादी देखेगी। यहीं से पूरा देश अब आगे की लड़ाई आधी आबादी लड़ेगा। अब ये धुरी दिल्ली नहीं होगी, ये धुरी हरियाणा की तरफ घूम रही है। और यहां से अब हमने फैसला कर दिया, आने वाले समय में हमारे 20 फरवरी से पहले हर जिले में नारी न्याय सम्मेलन होंगे। मकसद ये है कि वो हर जिले में जब नारी न्याय सम्मेलन होगा, उस जिले में कोई भी हमारी बहन पीड़ित है,
शोषित है, अन्याय झेल रही है, न्याय नहीं मिल रहा, सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से हम उन बहनों तक इस नारी न्याय सम्मेलन के तहत पहुंचेंगे, उन्हें हम अपने साथ जोड़ेंगे। अब उन बहनों को जोड़ने के लिए नारी न्याय के तहत राहुल गांधी जी और हमने एक नंबर जारी किया है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें हम न्याय योद्धा बना रहे हैं और हम उन्हें ताकत देंगे कि वो नारी न्याय के तहत न्याय योद्धा बनकर इस लड़ाई को लड़े और महिला कांग्रेस पूरी ताकत बनकर, उनका कवच बनकर इस लड़ाई को न्याय का हक मिलने तक लड़ेगी। मैं मिस कॉल नंबर हरियाणा की तमाम बहनों के लिए बताना चाहती हूँ जो अपने आप को हमसे जोड़कर न्याय योद्धा बनकर अन्याय के खिलाफ न्याय की इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। नंबर है 9891802024 9891802024। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस देश में कैंपेन है डोनेट फॉर न्याय। डोनेट फॉर न्याय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लॉन्च किया है। एक तरफ सत्ता के पास धन और बल की कमी नहीं है, पूंजीपति मित्रों के जिनके 10 लाख करोड़ के कर्ज मात्र पिछले 5 साल में माफ किए हैं, धन की कोई कमी नहीं है, भाजपा सत्ता में है और हम इसकी काट के लिए जनता में जा रहे हैं। मास डोनेशन, डोनेट फॉर देश, डोनेट फॉर न्याय के नारे के साथ महिला कांग्रेस एक दान देश की बेटियों के नाम, एक दान देश की बेटियों के नाम डोनेट फॉर न्याय की अपील के साथ इस आधी आबादी में जा रही है। इसमें डोनेशन में 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया भी बहनें दे रही हैं। मायने नहीं रखता कि कितना पैसा कोई दे रहा है और कितना आ रहा है, मायने ये रखता है कि इस मुहिम में, इस आहुति में, इस यज्ञ में हर कोई अपना अपना योगदान देना चाहता है, जुड़ना चाहता है। और ये जितना भी एक दान देश की बेटियों के नाम आएगा वो राजनीतिक तौर पर पार्टी संगठन में उसका एक भी रुपया खर्च नहीं किया जाएगा। ये जितना भी दान आएगा, ये जो हमारी बेटियां अन्याय से लड़ रही हैं, उनकी मदद, उनकी सहायता, उन्हें कानूनी सलाह दिलानी है, उनके साथ अगर यौन उत्पीड़न हुआ है, अस्पताल में इलाज है, उनकी कुछ आर्थिक मदद है, ये पूरा दान बेटियों को समर्पित रहेगा। जहां जिसकी से आवाज आएगी ये दान पूरी तरह देश की बेटियों के लिए समर्पित होगा। तो इस कैंपेन के साथ हम लोग 2024 के लोकसभा चुनावों की का बिगुल बजा चुके हैं। 28 दिसंबर को नागपुर में संघ भाजपा के गढ़ में है तैयार हम के नारों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम 6713 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके तहत 11 फरवरी को वो लुधियाना में होंगे। हमारा नारी न्याय के नारे के साथ हमने जो मुद्दे बताए हैं उसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस पूरी तरह से भाजपा सरकार को घेरने का काम करेगी। सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, दम हो तो मैंने जैसे कहा एफआईआर भी है, डरते नहीं आपकी एफआईआर से। 50 ऐसी एफआईआर संदेश दे रही हूं, 50 ऐसी एफआईआर और आपकी ऐसी जेलें हमारी जूते की नोक पर हैं। हम डरेंगे नहीं, हम तैयार हैं, आप तैयार रहिए। अब धन्यवाद। आपका कोई भी सवाल हो पत्रकार साथियों का, मैं उसका स्वागत करती हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन ये करूंगी कि जो हमारा आधी आबादी का मुद्दा है, नारी न्याय का जो मुद्दा, जिस मुद्दों पर मैंने आज बात की, अगर उस पर आपके सवाल रहेंगे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं और बहुत से मुद्दों पर प्रेस वार्ता होती है पर वहाँ महिलाओं से संबंधित सवाल नहीं होते। तो कम से कम यहाँ उम्मीद करती हूँ कि इस आधी आबादी की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी हिम्मत ना हारे,
उम्मीद न हारें, आस न छोड़ें, हम हैं उनके साथ इस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में। सब ये संदेश मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से कम हरियाणा की एक एक बेटी बहन तक पहुंचे घर तक। महागठबंधन की कौन सी मीटिंग में फैसला हुआ है कि अगर केंद्र में सरकार इंडिया महागठबंधन की बनती है कि हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं को ही मिलेगा? ये कोई इंडिया महागठबंधन की बैठक हुई है केवल कांग्रेस की बैठक में कोई अंतिम फैसला हुआ? हरियाणा में हमारी सरकार रही और भाजपा से सीधा कांग्रेस लड़ी है। हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया अलायंस का यहां पर बंगाल में आप कह सकते हैं, तमिलनाडु में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में बिल्कुल इंडिया अलायंस के 2-2, 3-3 दल हैं और केरला तक में हमारी लगातार बात है। लेकिन जहां तक आपकी बात हरियाणा की है, यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से जो है भाजपा से सीधे टक्कर दे रही है और यहां पर हमारा वायदा है कि केंद्र में सरकार बनेगी तो ये पूरी इंडिया अलायंस का सिर्फ हरियाणा को लेकर ही नहीं है। इंडिया अलायंस का तो ये कहना है कि 33% आरक्षण के जो रोड़े आपने अटकाए हैं, जातीय जनगणना होगी, परिसीमन होगा, 5, 10, 15 साल बाद लागू होगा, हमारा ये कहना है। और इसमें हम एकजुट आपको संसद में दिखे जब सोनिया गांधी जी का भाषण था कि ये रोड़े हटाइए और इन्हीं 24 के चुनाव में इन्हें करवाइए, जो होते हुए अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन स्वाभाविक है ये फैसला केंद्र सरकार को लेना है और केंद्र सरकार हमारी बनती है तो ये हमारा कहना है कि महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, वहां पर विधानसभाएं वो पहली होंगी जहां पर महिला आरक्षण के तहत विधानसभा होगा। इसमें महाराष्ट्र में भी सहमति है और दिल्ली का फैसला, हरियाणा का फैसला कांग्रेस को करना है, जो कर चुकी है। और मुझे नहीं लगता इंडिया अलायंस के किसी भी दल को इस बात पे आपत्ति या एतराज होगा। ये फिर आप उनसे पूछ सकते हैं अगर कोई है तो हरियाणा में इकट्ठे नहीं लड़ेंगे कोई इंडिया गठबंधन? मुझे नहीं मालूम है। मुकुल वासनिक जी हमारे सीनियर नेता हैं, उसमें भूपेश बाघेल जी, अशोक गहलोत जी, कमेटी है 5 लोगों की। हर राज्यवार हमारी बैठकें हो रही हैं कि कहाँ कितनी सीटों पर, कौन सी सीटों पर किसके साथ लड़ा जाएगा। और मुझे जहाँ तक है दिल्ली में हम उस पे फैसले पर पहुंच चुके हैं। पंजाब का जो फैसला है बिल्कुल एक अलग तरीके से फैसला आपके सामने आएगा। हरियाणा का भी जो बात है वो आपके प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी, सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर आपको बता पाएंगे। पर हमारा जो दल एक है, अभी हम सब एक हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है 24 में जो भी नंबर आएगा इंडिया अलायंस का, उस पे आगे का रास्ता तय होगा। दिल्ली में क्या फैसला हुआ? आपने कहा दिल्ली में फैसले पे पहुंच चुके हो? मुझे ये नहीं मालूम है। कल स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली की मीटिंग है और मैं कल दिल्ली नहीं, पंजाब में लुधियाना में अध्यक्ष जी की रैली में रहूंगी। पर बहुत जगह हमारे फैसले एलाइज के साथ हो चुके हैं, उसकी घोषणा आधिकारिक रूप से आपके सामने जल्द आ जाएगी। चर्चा ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी 13 तारीख को दिल्ली के साथ 2 अन्य राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा करेगी। तो ऐसे में क्या लगता है हरियाणा में शायद बात नहीं बनी होगी? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ लोकतंत्र है, आज़ादी है, जिसको जो करना है करें। लेकिन बड़ी बात ये चुनाव क्षेत्र का चुनाव नहीं है, एक राज्य का चुनाव नहीं है, क्षेत्रीय मुद्दों का नहीं, देश का चुनाव है, जहाँ पर किसान के साथ हुए अन्याय की बात होगी, बेरोजगारी पे, युवाओं की, महंगाई पर और जो महिलाएं शोषण से रहती हैं उस पे, एक बड़े मुद्दों पर, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरते रुपए पे बात होगी, सरहदों पे मिलती चुनौतियों पर। तो हर एक का अपना अधिकार है, वो लड़ेंगे। आपने कहा ना कि जो पीड़ित पीड़िताएं हैं, हाँ जी, हरियाणा की कांग्रेस ज्यादा बात हो रही है क्योंकि हरियाणा को केंद्र बिंदु में महिला कांग्रेस ने रख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। उनको न्याय योद्धा बनाने का ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे रहे कि वो जो पीड़िता है उनको राजनीति अपने साथ कांग्रेस करे? इसका मतलब कुछ क्लैरिफाई हो नहीं पाया, कुछ कंफ्यूजन हो गया कि उनको न्याय योद्धा। देखिए, हमारी बहुत सी बहनें हमें फोन कर रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी हरियाणा से गुजरे, हम जुड़ी, हम मिली, हमने अपने साथ हो रहे शोषण, उत्पीड़न, अन्याय के लिए बात की। लेकिन ये जो भारत जोड़ो में न्याय शब्द जुड़ा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पूर्व से पश्चिम में, जो हरियाणा से नहीं गुजर रही, मुझे उसके साथ जुड़ना है, मुझे जुड़ना है। मुझे अपनी उन बहनों के लिए लड़ाई लड़नी है जिनको न्याय नहीं मिल रहा। हम उन बहनों के लिए ये नंबर जारी किया है, ये उन बहनों के लिए नंबर जारी किया है। मैडम, अक्सर ये होता है when you talk about crime against women, from persuasion of a complaint to trial, there is a long gap, right? And where the person falls is
Are you going to counsel them? Are you going to give them the legal aid? Are you going to make them Yeah. respond? You have example यहाँ पे 158 बेटियों ने जेल के स्कूल में इनिशियली कंप्लेंट दी और बाद में जब बयानों की बारी आई और चीज़ों की बारी आई सिर्फ 5 लड़कियाँ रह गई। इसी तरह से कितने केसेस के अंदर होता है कि गरमा केस रजिस्टर हो गया, गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ट्रायल चला, फिर वो स्टिग्मा वाली बात और लड़कियों वाले केस पे तो खास कर पेरेंट्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड कि हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ है, बिकॉज इनिशियली इट वाज एलिज्ड दैट द गर्ल्स आर बीइंग रेप्ड एंड फाइनली इट हैज एंडेड अप कि नहीं, इट वाज जस्ट अ molestation. It was the social stigma basically. I don't question your No. your integrity or anything. No. So what kind of help you are going to give when it is happening not just today, it has been happening from the past. Okay. Even कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसे गंदे काम बहुत हुए। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ये कोई इस सरकार के सर भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मैं ये नहीं कह रही सरकारें कराती हैं, सरकारें रोक सकती हैं। प्रियंका जी और हाँ, इधर से राहुल जी वो आए थे ना जीत में, सोनिया गांधी खुद गए थे और उन्होंने किसी दलित वो भी वहाँ पे गए थे। तो आइडिया किसी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी, नो सर, आई एम नॉट सर आपका जो सवाल है कि महिला कांग्रेस क्या कर रही है इसमें, रोल इन दैट। ये सर सामाजिक न्याय, नारी न्याय के तहत जो सामाजिक न्याय है ये उसका है। आपने कहा जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनके साथ गलत हुआ है न्याय की लड़ाई में, हम उनकी मदद क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने एआईसीसी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने महिला कांग्रेस में 5 बड़ी वकीलों का निवेदन हमने दिया था कि इन्हें लीगल सेल ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में नियुक्त किया जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, अध्यक्ष जी ने मेरा निवेदन माना और 5 बड़ी वकील ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के लीगल सेल में हैं और अब ये लीगल सेल हर राज्य में बनेगा। ये बड़ी वकील हर राज्य से हम लीगल सेल में ले रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये होगा कि किसी राज्य में अपराध अगर हुआ है उस पीड़िता तक पहुंचना, उसे हर तरीके की कानूनी मदद देना, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाना कि उस पे कार्रवाइयां जल्दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हो, सुनवाइयां 3 महीने में या चार्जशीट देकर सजाएं हो। ये हमारी लीगल सेल टीम जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। हरियाणा में भी आज मेरी पहली बैठक, पहली कार्यकारिणी है। जल्दी हरियाणा में कौन सी 5 हमारी वकील लीगली इस पूरे मामले को देखेंगी, उसके नाम और नंबर हम जारी करेंगे ताकि हरियाणा में कहीं कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत आसानी से उन्हें पता हो कि मुझे बस महिला कांग्रेस की इस नंबर पे डायल करना है और उसकी शुरू से अंत तक की लड़ाई, न्याय का हक मिलने तक हम लड़ेंगी। ये हमारे प्रयास शुरू हो गए। पहली बैठक है, मैं आपसे बेहतर होता बैठक के बाद मिलती तो आपको इसके सूचना भी दे देती, लेकिन बैठक इसके बाद है। सभी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड हैं, हमारे जो वकील हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड हैं। सॉरी सर, एक सेकंड। हाँ comes to 33% reservation. हाँ जी, Even Congress is also a defaulter on that account. Because यहाँ पे भी महिलाओं को टिकट देने में representation देने में, I'm sorry to say, that is not that encouraging. नहीं सर मेरी बात सुनिएगा, 90 विधानसभाएं हैं और अगर महिला आरक्षण कानून लागू हो जाता तो आप बताइए कितनी महिलाएं विधायक इसी 24 में हो जाती और विधानसभा पहुंच जाती हो और साक्षी मलिक जैसों को दिल्ली की ठोकरें ना खानी पड़ती है ना। लेकिन सच्चाई है कि महिला आरक्षण कानून को लागू होने से रोका गया। 30 से 35 बहनों को इसी हरियाणा विधानसभा में पहुंचने से रोका गया। हमारी बात करेंगी तो मुझे अभी बताया गया कि 5 बहनें हमारी विधानसभा में हैं। 10 को टिकट मिला, 50% रिजल्ट रहा, 5 आज भी हमारी महिला विधायक विधानसभा में हैं। लेकिन हमारी अभी पूरी कोशिश है कि इन लोकसभा और हरियाणा के विधानसभाओं में 33 नहीं सर, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, मेरा काम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे जिला नारी न्याय सम्मेलन होंगे 50% सीटों पर 50 महिलाओं की मजबूत दावेदारी के साथ हरियाणा विधानसभा में हम पेश ही नहीं करेंगे, वो लड़ेंगी, जीतेंगे और बिना आरक्षण के भी हम दिखा देंगे। जब ठान लेंगी तो इस विधानसभा में भाजपा के ना चाहने के बाद भी पहुंचेंगी। आपने जो न्याय योद्धा की बात की है तो उसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट वगैरह न्याय योद्धा में शामिल होंगी। हरियाणा में कोई आपने न्याय योद्धा तैयार किए हैं? सर एक महिला पत्रकार बैठी हुई है, महिला है ना, और हमने एक न्याय योद्धा रजिस्टर होने के लिए एक नंबर दिया है। अब उसमें कौन शामिल होना चाहता है कौन नहीं, ये लोकतंत्र है, ये उनका फैसला है।
लेकिन जो हमसे जुड़ जाएगा उसका नाम नंबर हमारी कांटेक्ट में वो आ जाएगा और हम एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाएंगी और एक दूसरे को ताकत देते हुए इस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगी। लेकिन ये सबका निजी फैसला होगा। हमारा था कि हमने एक रास्ता दिखाया, एक नंबर दिया है। अब देखते हैं हरियाणा से। लेकिन हरियाणा का आप जो बता रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या कहे, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की बात करें, शोषण के उत्पीड़न की बात करें, न्याय नहीं है, मुझे लगता है ये सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा की जो आधी आबादी पुरुषों की भी है। माफ़ी चाहूँगी, ये कलंक है, ये कलंक है और ये कलंक को हम दोनों को मिलकर धोना है। हम दोनों के कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं और एक बन चुका है हरियाणा। हरियाणा की जो छवि थी या जो अब छवि बनी है पिछले 10 सालों में, हमारा प्रयास रहेगा वो छवि सुधरे, हालात बेहतर हो और जो हरियाणा का गर्व था, गौरव था, वो वापस लौटे। और इस प्रयास को आधी आबादी अकेले नहीं करेगी, बाकी की आधी आबादी से मिलकर करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और आपको हरियाणा में संबंधित क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हरियाणा की सरकार से संबंधित जानकारी आपकी जानकारी में है। हरियाणा सरकार का दावा है कि जनवरी 2015 में जो प्रधानमंत्री पानीपत में आए थे और कन्या बचाओ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में जो प्रयास करा, सीएम का ये दावा है कि पिछले 7-8-9 साल में जो 833 से 34 के आसपास 2014 में हरियाणा का आंकड़ा सेक्स वो बढ़ के तो 925 के आसपास हो गए। इस सरकार ने ही ये आंकड़े कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई है। दूसरे राज्यों में जाकर भी जो लिंक जांच जो है करते हैं वहां तक भी पहुंची है, लेकिन आप इसके विरुद्ध कह रहे हैं। तो ये मैं आंकड़े के इसलिए कह रहा हूं, मैं आप पत्रकार साथी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मैंने जो बोला है और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी जो बोल रहे हैं उसकी सच्चाई दोनों में क्या है। आप अगर अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ग्राफ दोबारा से गिरा है, बहुत तेजी से गिरा है। हमारी सबके प्रयास से 10 साल हमारी सरकार रही, 10 साल इनकी, हम बेहतरी की तरफ थे। लेकिन पिछले अगर 22 के आंकड़े आप देखेंगे, हमारा ग्राफ एक बार फिर गिरा है और 60% कन्या भ्रूण हत्याओं के मामले मात्र हरियाणा में दर्ज हुए हैं। ये सच्चाई है। वो आधा गिलास भरा हुआ दिखाएंगे, हम विपक्ष हैं, धर्म है हमारा कि हम आधा गिलास, आधा जो है जिसका जिक्र वो नहीं करते, बचने छुपने की कोशिश है, हम उन पे बात करें। तो वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि राज्य हरियाणा की धरती पर आज की तारीख में भी कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं और आपको 1-1 लाख रुपए के कन्या भ्रूण हत्या कहीं हो रही है उसकी जानकारी देने वाले को 1 लाख देंगे, लेकिन लिंग जांच जहां हो रहा है वहां ना हो उसके लिए आप 1 लाख की घोषणा नहीं करते हैं, क्योंकि आप चाहते नहीं लिंग जांच हो जाए। 5-5, 10-10 हजार फीसें प्राइवेट वाले हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं, आप तक कितना कमीशन पहुंच रहा है वो आपको पता है, इसलिए वो होने दीजिए, टेस्ट होने दीजिए, आपकी कमीशन आपके पास पहुंच जाए। हाँ, लेकिन जब गर्भपात का समय आए तब आप 1 लाख रुपया देंगे, है ना, क्योंकि तब आप कार्रवाई फिर किस पे करेंगे, किस पे करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये मिला जुला खेल है, सरकार पूरी इसमें भागीदारी है। खट्टर जी की विफलता है 10 साल में, जो आंकड़ा बेहतर से बेहतर की तरफ जाना था वो आपके अंतिम वर्ष में एक बार फिर से ग्राफ नीचे की तरफ गया है। एक सवाल किसानों को लेकर था, 2-3 दिन से यहाँ पर है और कल भी यहाँ केंद्रीय मंत्री आए थे, इस बार 13 फरवरी को किसान जा रहे हैं। देखिए, किसान का अन्नदाता 1 साल दिल्ली की दहलीज पर बैठा। आपको पता है जब लॉकडाउन था, तालेबंदी थी, लोकतंत्र, पार्लियामेंट बंद था, कोई चर्चा नहीं की। पूंजीपति मित्रों के साथ बैठकर कृषि कानून बना दिया गया जिसमें किसानों का कोई नहीं, पूंजीपति मित्रों का लाभ था। आंदोलन हुआ, 700 किसान शहीद हुए। कांग्रेस पूरी तरह उस आंदोलन के साथ, किसानों के साथ खड़ी रही और हम लोगों ने लोकतंत्र में वो जीत हासिल की। लेकिन इस सरकार का वायदा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी पे कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बन जाएगा। आज हम पूछ रहे हैं कानून 10 साल में क्यों नहीं बना, उस आंदोलन के बाद भी, कृषि कानून वापस लेने के बाद भी क्यों नहीं बना। इसका जवाब केंद्र की भाजपा सरकार को देना होगा।
लास्ट पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, आजकल में खत्म हो जाएगा, चुनावों की घोषणा होगी और नियत साफ हो गई कि 10 साल में एमएसपी पे कानून, ये सरकार की नियत नहीं थी, नहीं दिया और अब फैसला देश का अन्नदाता कर लेगा। 22 में किसानों की आय दुगनी होने का वायदा था और सच्चाई ये है कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई, किसान कर्ज में है। सच्चाई ये है कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कृषि उपकरणों पर भारी जीएसटी आज भी लगी हुई है, जिसे हम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अब भाजपा कहेगी हम आएंगे तो करेंगे। आपने 10 साल क्या किया किसानों के साथ, आज उसके ऊपर आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी थी, लेकिन आप नहीं करने की हिम्मत दिखाएंगे और ये किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचेगा। मुझे मालूम है सत्ता, धन, बल, संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, सबको पीछे लगाया जाएगा जैसे पिछली बार लगाया गया। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश फिर होगी, खालिस्तानी बताया जाएगा, आतंकी बताया जाएगा, फ्रिंज एलिमेंट बताया जाएगा, पता नहीं क्या क्या आरोप। और किन किन लोगों को इस आंदोलन में हम सतर्क हैं, हमने किसान संगठनों को भी कहा है। फिर भाजपा इस पूरे आंदोलन को अपनी उससे भटकाने के लिए कुछ लोगों को, असामाजिक तत्वों को प्लांट करेगी और फिर सवाल खड़ा करेगी, है ना। तो हम लोग उस पर सतर्क हैं। मकसद एक ही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू करिए, किसानों का कर्ज माफ करिए, कृषि उपकरणों पर जीएसटी टैक्स खत्म करिए। अगर आप ये करते हैं तो आप कुछ भी कहिए, शायद देश स्वीकार लेगा, लेकिन इस बार आपके हथकंडे, आपके साजिशें देश और किसान के इस आंदोलन में जो होने जा रहा है उसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैम, आप लोगों ने मैपिंग की कि ईडी की और सीबीआई की कांग्रेस लीडर्स, कितने कांग्रेस लीडर्स? धन्यवाद सर। ये पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि पिछले 10 साल में ईडी ने कितने मामले दर्ज किए और कितने विपक्ष पे दर्ज हुए, कितने सत्ताधारियों पर, कितने नॉन पॉलिटिकल पर। आंकड़ा आता है 95% मामले ईडी ने पिछले 10 साल में मात्र विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं पर दर्ज किए हैं। 100 में से 95% मामले विपक्ष पे दर्ज हुए। सवाल दूसरा ये उठता है, 10 साल में एफआईआर हुई, मामले दर्ज हुए, चार्जशीट कितनों पर हुई? 10 साल में कितनों पर मामले चलाकर, फास्ट ट्रैक में भी चलाते तो भी 10 साल, कितनों के अंजाम तक पहुंच गए, साबित हो गए, दोषी करार दिए गए, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए और अगला चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। एक मामला नहीं है, क्योंकि सारे आरोप झूठे थे। मात्र राजनीतिक दबाव का एक हथकंडा आप अपना रहे थे कि आप समय बर्बाद करेंगे, आप नेता, और ये अभी फिर शुरू होगा सब। 24 का चुनाव है, दोबारा आप देखिएगा, राहुल गांधी जी को 55 घंटे ईडी ने बुलाया, बिठाया। राहुल गांधी न डरे न झुके, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चल दिए। राहुल जी की सुरक्षा एसपीजी वापस ली गई, राहुल जी का सरकारी बंगला वापस लिया गया, राहुल जी की संसदीय सदस्यता रद्द की गई, राहुल जी को जेल भेजने की तैयारी थी। इन सब पर 10 साल से इनके प्रयास थे, पानी फिरा और आज भी राहुल गांधी 24 का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से उत्तर से दक्षिण भारत में तैयार खड़े। सो अभी ये दोबारा शुरू होगा खेल, अभी इन्हीं दिनों में। नहीं सर, झारखंड में देखिए, झारखंड की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को, हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया, बिठाया और उन्हें जेल भेजने की तैयारी थी, इस्तीफा हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ दूसरी नहीं होने दी। हम सब ने लोकतंत्र में दबाव बनाया। 81 सांसद झारखंड के हैं, 48 सांसद गवर्नर के घर के बाहर खड़े हो गए और गवर्नर को झुकना पड़ा, शपथ हुई। आज हमने सरकार बचाई, नए मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे थे। यही काम उन्होंने चंडीगढ़ में किया। 20 पार्षद मेयर का चुनाव करने के लिए इंडिया, आम आदमी और कांग्रेस के थे। आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरी नजर, मैं देख रहा हूं, ये लोकतंत्र शर्मसार सरेआम सत्ता, धन, बल और संवैधानिक संस्थाओं के दम पर भाजपा कर रही है। ये सिर्फ राजनीतिक दलों का नुकसान नहीं है। हम राजनीतिक दल एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों की आवाज बनकर उनके मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाते हैं। आप उस आवाज को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये किसी कीमत में होगा नहीं। हमें मालूम है 10-15 लीडर हमारे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री,
पूरी एक लिस्ट भाजपा ने तैयार कर रही है। जैसे ही चुनावों की तारीख की घोषणा होगी, हमारे हर बड़े नेता को ईडी बुलाकर घंटों बिठाने वाली है और बंद कमरों में कोई सवाल नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई आरोप, कोई सबूत नहीं। उन्हें आदेश है, वो खुद बताते हैं बंद कमरों में, हमें आदेश है सिर्फ आपको बुलाना है, नोटिस देना है और घंटों आपके बर्बाद करने हैं कि आप खुले में इस भाजपा की तानाशाह सरकार और प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर पाए। इसलिए हम पर दबाव है कि आप जितने भी बड़े लोग चेहरे हैं, नेता हैं, बड़ी सभाएं कर सकते हैं, उन्हें बंद करना है। उनके खाते, उनके बैंक के खातों को सीज करने के लिए आदेश आ चुके हैं, क्योंकि ये चुनाव पर एक तरफ पूंजीपति मित्रों का धन और बल लगेगा और दूसरी चोट हमें वहां करने की कोशिश है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा निर्भर जो है इन चीज़ों पर ना होकर राहुल गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नारी न्याय यात्राएं और आंदोलन लोगों के बीच में है। उसके बाद हमें परवाह नहीं, हमारे पास पैसा है नहीं है, मीडिया, सोशल मीडिया, संवैधानिक संस्थाएं। सर, आप लोकतंत्र में सवाल तो पूछिए, चुनाव आयोग से कोई पत्रकार कोई आर्टिकल लिखकर पूछ लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या मजबूरी है? लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था है, देश का चुनाव 24 का खड़ा है, 90 करोड़ लोग वोट करेंगे और विपक्षी दल कांग्रेस, इंडिया अलायंस के दल 5 महीने से आपसे मिलने का समय मांग रहे हैं, 5 महीने से, और आप 5 महीने से मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद पे बैठे। क्या दबाव है आप पर, क्या मजबूरी है आपकी कि आप मिलने का समय नहीं दे रहे हैं? तो यहीं से आप समझ जाइएगा खेल कितना बड़ा होने वाला है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला हुआ, अकेले सरकार नहीं करेगी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष एक पैनल करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्य कौन होंगे। 150 सांसदों को लोकसभा से आपने निलंबित कर दिया। 75 साल आजादी के आज तक नहीं हुआ कि एक ही बार में 75 विपक्ष के सांसदों को 75 साल में कि 150 सांसदों को आप सस्पेंड कर दें। मनमाने तरीकों से बिल लेकर आए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया जाता है। वो मुख्य न्यायाधीश जो देश के न्याय दे रहा है और जिससे न्याय की उम्मीद है, उस पर आपको विश्वास नहीं, आप उसको बाहर करते हैं। और कल प्रधानमंत्री जी के आवास पे बंद कमरे में 24 से पहले चुनाव आयुक्त कौन होगा, इसकी मीटिंग भी हो गई है, इसका फैसला भी हो गया है। नेता विपक्ष को होना था, लेकिन उसमें 3:2 से फैसला होना था। प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री, नेता विपक्ष, बैठते ना बैठते 2 से फैसला हो गया। नया चुनाव आयुक्त जो है वही होगा जो चंडीगढ़ वाला खेल किया है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये कांग्रेस की मात्र प्रयास नहीं। हम तो 138 साल पुरानी पार्टी है, सत्ता में थे, सत्ता में नहीं है, लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं। वैसे तो देखो, आपने महिला कांग्रेस के संबंधित हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीमित किया था, पर क्योंकि अभी प्लेग्राउंड से बाहर चले गए। ये आपके सवाल है सर, मैं ले रही हूँ क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे मुद्दे पर सवाल पूछे, लेकिन मैंने, देखिए मुझे लग रहा है, आपका धन्यवाद, पर मेरा आपसे फिर निवेदन है, मैंने जिस पे प्रेस वार्ता शुरू की, मैं आपसे धन्यवाद, अब यहीं खत्म करेंगे। आपने अच्छा कहा, क्योंकि मेरा जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। आपने बहुत सवाल पूछे, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी, जो पहला सवाल था, जो पहला मेरा मुद्दा था, क्योंकि उस मुद्दे को कोई और नहीं उठाएगा, तो उस पर आप केंद्रित रहिएगा। आपकी हेडलाइन, आपकी मीडिया, आपकी प्रेस मेरी नारी न्याय के तक रहेंगी, तो मुझे खुशी होगी कि कल की अखबारें मैं भी हरियाणा की उठाऊंगी, तो मुझे लगेगा कि आपने हमारा इस नारी न्याय के, हमारा जो न्याय के खिलाफ में साथ दिया, और हेडलाइन महिलाओं को लेकर ही बनाई। उन पर एक हिम्मत जागे कि महिला कांग्रेस ने आपका सुझाव आया, लीगल सेल बनाए, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, उन तक पहुंचाइए कि महिला कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, मैदान में है, हिम्मत में। आज मेरी पहली बैठक है, मैं वही कह रही हूँ, बैठक करने दीजिए। 10 की 10 सीटों पर, हर सीट पर मजबूत महिला की दावेदारी हम ठोकने वाले हैं। कौन सी मेरी महिला, मजबूत महिला किस लोकसभा में दावेदारी कर रही है, लिस्ट आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, ताकि दबाव मेरे नेतृत्व पे भी रहे कि महिलाएं तैयार हैं, आप लोग फैसला लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है 10 में से 3 महिलाएं कम से कम इन लोकसभा चुनाव में हम उम्मीद करते हैं
हमारी पार्टी उतारे। ये मेरा निवेदन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी है, नाम है वो हम आज मीटिंग के बाद भेजेंगे हाईकमान को। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चाय वाय की कुछ व्यवस्था है?